और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे खड़ा करने के बाद भी पार्लियामेंट में एक मुद्दा बना। उसके बाद में उसमें तत्कालीन जो मिनिस्टर थे थावरचंद जी गहलोत, उन्होंने इस इश्यू को लिया और उसके बाद में सरकार जो है इस पर एक निर्णायक नतीजे पे आई 18 के चुनाव से पहले। और जो हमारी जैसी मंशा थी, उसी रूप में ये हो गया। तो हमें बहुत कई बार खुशी होती है जब लड़के ये कहते हैं कि साहब हम ईडब्ल्यूएस की वजह से हमारी नौकरी लग गई। हमारे गाँव में एक जनसभा हुई नाथूराम जी मिर्धा की और जनसभा में उनको चूँकि आना था कोई 8-1 बजे ऐसा रात की सभा थी। जी। तो ट्रैक्टर की ट्रॉली पे मंच आजकल की तरह से इस तरह से शामियाने ये सब कुछ तो थे नहीं। और गाँव आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ी संख्या में किसान वर्ग के लोग थे। और लेकिन उनको आते-आते रात के ढाई बज गए। बीच में और भी सभाएँ रही होगी पता नहीं इतना मैं उतना अवेयर नहीं था। तो मैं ढाई बजे की उस नाथूराम जी मिर्धा की जनसभा का सबसे छोटा श्रोता था। कभी उन्होंने किसी से झूठा वादा किया हो। किसी भी चुनावी सभा में उन्होंने ऐसी बात नहीं कही वोट के लालच में कि जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। समय की पाबंदी मैंने अभी तक के अपने सार्वजनिक जिनको मैं जानता हूँ, इतनी समय की पाबंदी का व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। आपको 10:05 का समय दिया है, तो आपको ठीक 10:05 पे मिलेंगे, ना 4 पे मिलेंगे, ना 6 पे मिलेंगे। यदि आप 6 पे गए हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसल हो जाएगा। खेती-बाड़ी थी, मेरे पिताजी खेती करते हैं, पशुधन भी हम लोग रखते हैं। मेरे दादाजी जो है पहले फ़ौज में थे, फिर से उसमें आगे एजुकेशन महकमे में, मेरे चाचा जी एजुकेशन महकमे से अभी रिटायर हुए हैं। फिर आपको गाड़ी और बंगला ही लेना है, तो अच्छा बिज़नेस करिए, ठीक है? उसमें ज़्यादा आसानी से आ सकते हैं, वो फ़ेयर काम है ना। पॉलिटिक्स जो है वो जनता के लिए लड़ने का काम है, 24 घंटे का काम है। ये पर्सनल कम्फ़र्ट को बढ़ाने के लिए जो लोग आना चाहते हैं, तो उनको बराए मेहरबानी अपने पर्सनल कम्फ़र्ट को आप अच्छा बिज़नेस करिए, आप अपना अच्छा बढ़ाइए, जितने नमूने की हमें ब्रांड के नाम नहीं आते, जितने नमूने की गाड़ियाँ लाइए, जो चाहे मर्ज़ी आए। गाड़ियाँ क्यों, वो जो आता है समुद्र में क्या चलता है, याट लीजिए। तो जो कुछ आपको पर्सनल चार्टर लीजिए, उससे कोई लेकिन पॉलिटिकल आदमी जो है उसमें कम से कम इस तरह की खेप नहीं आनी चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में मुद्दा आधारित राजनीति करने वाले, किसान आंदोलन से लेकर के ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आवाज बुलंद करने वाले, पुस्तक, संगीत व जन आंदोलन जैसी अभिजात्य अभिरुचियों से लबरेज बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बैनर तले चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार। जी हां, आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं राजेंद्र सिंह भियाड़। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा शो टॉक विद बीएमआर। भियाड़ साहब, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, तो मैं बात शुरू करूंगा कि आपका राजनीतिक जीवन कहाँ से शुरू हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको मतलब मेरी कुल जमा उम्र थी 9 साल जी। और 89 का चुनाव देश में चल रहा था। उसमें जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से चुनाव हो रहा था स्टेट में। और हमारे वहाँ कल्याण सिंह जी कालवी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव में हमारे गाँव में एक जनसभा हुई नाथूराम जी मिर्धा की और जनसभा में उनको चूँकि आना था कोई 8-1 बजे ऐसा रात की सभा थी। जी। तो ट्रैक्टर की ट्रॉली पे मंच आजकल की तरह से इस तरह से शामियाने ये सब कुछ तो थे नहीं। और गाँव आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़ी संख्या में किसान वर्ग के लोग थे। और लेकिन उनको आते-आते रात के ढाई बज गए। बीच में और भी सभाएँ रही होगी पता नहीं इतना मैं उतना अवेयर नहीं था। तो मैं ढाई बजे की उस नाथूराम जी मिर्धा की जनसभा का सबसे छोटा श्रोता था। वो मेरी पहली पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जीवन की। आप वेट कर रहे थे? मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। मैं नहीं जानता नाथूराम जी कौन, ठीक है? लेकिन तो मुझे ये आपको था उस समय राजनीति की समझ थी? मुझे उस समय की इतनी याद थी, मैं थोड़ी बहुत मेरे परिवार में ये माया और उन दिनों में माया का ज़माना था ज़्यादा, इंडिया टुडे मेरे दादू साहब वगैरह ये पढ़ते थे। बीबीसी उनकी सुनने की आदत थी मेरे दादाजी की, तो बीबीसी को मैं उस समय से थोड़ा-थोड़ा क्योंकि वो उनके पास रेडियो रहता था, जी। तो ऐसे मुझे था कि कौन कहाँ से लड़ रहा है, वीपी सिंह लड़ रहे हैं,
कांग्रेस बोफोर्स का कोई घोटाला हो गया है और राजीव गांधी के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के चार्ज लग गए हैं। अटल जी के भाषण, उन दिनों में कैसेट का ज़माना था। अटल जी के भाषण, अडवाणी जी के भाषण, ये सब कुछ का दौर था। कैसेट से उन दिनों में गाँव में भाषण, उनकी कै भाषणों की कैसेट्स आया करते थे। एक और खूब पॉपुलर भाषण आया, साध्वी ऋतंबरा के उन दिनों में बड़े भाषण चला करते थे। ये सब वो दौर था। तो उस दौर में मेरा ये पहला पॉलिटिकल एक्टिविटी कह दो, वो कह दो। उस दिन से मेरी रुचि, जिसको रुचि का बीज पड़ गया, तो फिर बाद में वो धीरे-धीरे और इसी दिशा में मुड़ते चले गए। तो आप उस समय कौन-सी क्लास में थे? मेरे ख़्याल से कि चौथी 5वीं रही होगी, ऐसे गाँव के स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद में आप कंटिन्यू? उसके बाद में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के प्रति अवेयर रहे। कंटिन्यू का मतलब कोई, मैं अब जो छोटे बच्चे कौन पॉलिटिकल वर्कर, उसकी क्या वैल्यू होती है, कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी रुचि उस दिन के बाद से डे बाय डे इस दिशा में, एकेडमिक रुचि के बजाय मैं ठीक था पढ़ने में, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं था, लेकिन ठीक था, जैसे एवरेज स्टूडेंट होते हैं। तो लेकिन मेरी नौकरी और अन्य करियर के जो ऑप्शन होते हैं, उनकी तरफ जो है रुचि कम होती गई और डे बाय डे जो है इन सब में रुचि बढ़ती गई। लेटर ऑन जैसे मैच्योरिटी बढ़ती गई, फिर भारतीय जनता पार्टी के पार्ट बन गए। ये फिर सक्रिय राजनीति में कब आए आप? आप ये समझ लीजिए कि 99 के जो पार्लियामेंट के चुनाव, 98 के चुनाव हुए और 99 के चुनाव में हमारे वहाँ से मानवेंद्र जी ने चुनाव लड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। उस चुनाव में से एक एक्टिव पार्टिसिपेट जिसको कहते हैं, एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम करना हमने चालू कर दिया। उसके बाद से फिर धीरे-धीरे चलते रहे। तो कॉलेज टाइम में आप कोई संगठन में काम किया? कॉलेज टाइम में एबीवीपी के साथ अलाइन रहे और एबीवीपी के लिए काम किया। एबीवीपी से जो लोग लड़ते थे उनके लिए किया और फिर शौक था, तो खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो हमारे साथी लोग थे, चाहे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उन सब के साथ में प्लानिंग करना, योजना बनाना, कैंपेन चलाना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है कॉलेज लाइफ में रही है। उसके लिए लेकिन कॉलेज पॉलिटिक्स ने मेरे को कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। उसका जो स्वरूप था, उस स्वरूप से मेरे को कभी उसके प्रति आकर्षण पैदा नहीं हुआ। मुझे ये भी नहीं लगा कि भई ये जो है, जैसा बहुत से लोग कहते हैं कि पहली राजनीति की पाठशाला-वाठशाला, ऐसा मुझे लगा नहीं। मेरे उस दिशा में मेरा, मैं कॉलेज में आया तब तक अ, आप ये समझो कि मुझे छोटी-मोटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की समझ मेरे भीतर डेवलप तो हो मैं गई ये थी। कह सकता हूँ कि आपकी मैच्योरिटी है वो जल्दी आ गई। हाँ, पता नहीं वो अब मैं, मेरे मुँह से तो क्या मैं मैच्योर हूँ, नहीं ऐसा कोई। लेकिन मेरी आकर्षण जो है, फिर उस समय तक मैं पार्लियामेंट्री डिबेट्स को देखने लग गया। उन दिनों में, ये आज तो बहुत सुविधा है कि यूट्यूब पे अपन सर्च कर दें किसी को, ये था नहीं। उन नया 98-99 में मेरे ख़्याल से ये अपने इस पे टीवी पे कुछ-कुछ डिबेट्स के अंश आने शुरू हो गए थे। न्यूज़ चैनल्स भी तब तक चालू हो गए थे और उससे पहले रेडियो पे भी। तो उन डिबेट्स में मेरी रुचि होना चालू हो गई। तो मुझे ये रहने लगा कि अच्छा, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छा बोलते हैं, अच्छा ये बहुत बढ़िया आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो इस नाते फिर मुझे उधर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी फीकी लगने लगी। बिहार साहब, आपको मैंने देखा है कि आप इश्यू बेस बात करते हैं। आपकी विचारधारा है वो भाजपा की है। तो भाजपा में ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो आपको ठीक लगते हैं? उसके कारण आपकी जो जर्नी है या आपका जो रुझान है वो उस तरफ गया है? एक तो मौलिक रूप से ये हो गया कि जैसे जिस समय हम लोग बड़े हो रहे थे, नौजवान अवस्था में आ गए, 18 साल के वोट देने की अवस्था में आ गए, तब तक कांग्रेस के प्रति देश में एक तरह से मोह भंग सा माहौल हो गया। कांग्रेस के मायने ये हो गए, कांग्रेस माने करप्ट पार्टी है। इतने बरसों से जो जमे हुए लोग राज कर रहे हैं, उन लोगों ने डेमोक्रेसी की स्पिरिट के हिसाब से यूज़ नहीं किया और कांग्रेसी पॉलिटिशियन को जो है ऐसा माना जाता था कि भई हाँ, ये तो भ्रष्ट ही होगा। सब जो पॉलिटिकल बुराइयों का केंद्र जिसको कहते हैं, ऐसा एक एटमॉस्फियर हमारे आस-पास था। तो ये मान के चले कि इस दिशा में तो अपने को जाना ही नहीं है। तो सहज रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षण होता गया और जो प्रो नेशनलिज़्म की जो धारा थी, राष्ट्रीयता की जो धारा थी और जो भारतीय जनता पार्टी की कोर इश्यूज़ थे, चाहे आपकी धारा 370 का मामला हो, राम मंदिर का इश्यू हो, कॉमन सिविल कोड हो,
ये जो सारे कोर इश्यूज़ थे, इनके साथ-साथ जो उस ज़माने में जब हम लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, तो अटल जी का जो दौर था, तो अटल जी जिस ढंग से पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर पब्लिक मीटिंग्स में देश को लेकर के जो एक नक्शा खींचते थे, तो उससे एक आकर्षण बनता रहा। कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्तित्व मुझे 90 के बाद में 95, 2000 के बाद में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं लगा जिसको आदर्श व्यक्ति कह सकें या उधर कोई उसके कारण से हमारा आकर्षण बढ़ गया, ऐसा कुछ था। आपके आदर्श नेता की यदि मैं बात करूं तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है? मैं वो कोई एक का नाम तो क्या लें, मेरे मिला-जुला मैं कह सकता हूँ। जैसे अटल जी की पर्सनैलिटी जो थी, उनकी ओरेटोरियल स्किल, वक्तृत्व कला, उनका व्यवहार, उनका बड़प्पन, वो मुझे प्रभावित करता था। चंद्रशेखर जी के भीतर एक भारत के गाँवों को लेकर के ग्रामीण भारत को लेकर के और जो जिस धमक के साथ वो पॉलिटिक्स करते थे, जो स्वाभिमान उनमें था, चंद्रशेखर जी में मुझे वो अट्रैक्ट करता है। जॉर्ज साहब जो है, वो मुझे कई मायनों में बहुत अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिसी मेकिंग के नाते और एक सीरियस पॉलिटिशियन के नाते जसवंत सिंह जी मेरे जीवन में बहुत गहरा स्थान रखते हैं। वो संजोग से हमारे वहीं के थे, मुझे उनसे संपर्क का भी अवसर रहा। तो उनके अंदर जो ये चीज़ थी नेशन बिल्डिंग की जी। और वाजपेयी के साथ उनकी जो फाउंडेशन थी, जॉर्ज साहब, अटल जी, आडवाणी जी, ये सब लोग जो थे, इन लोगों का और वर्तमान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनमें किसी भी निर्णय को लेने की जो फ़र्मनेस है, बोल्डनेस है और देश को आगे ले जाने के लिए जो आगे देखने की, अपने समय से सालों आगे देखने की जो फ़ारसाइटेडनेस है, वो मेरे को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे एक जिसको कहते हैं एक व्यक्ति नहीं होकर के एक मिला-जुला। अब मिला-जुला साख है। अब आप देखिए वैसे तो प्रोफ़ेसर हीरेन थे, प्रोफ़ेसर हीरेन मुखर्जी बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन थे। तो उनकी मैंने पार्लियामेंट्री डिबेट्स पढ़ी, बड़े कमिटेड व्यक्ति थे चूँकि कम्युनिस्ट थे, क्योंकि मैं जिस कम्युनिस्ट विचार को मैं पसंद नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद जो है उनका पब्लिक के प्रति जो कमिटमेंट था, पार्लियामेंट में उनका जो व्यवहार था, ठीक है? जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स को उन्होंने बहुत स्ट्रेंथन किया, भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। ऐसी कहावत है कि हिंदी में अटल जी और इंग्लिश में हीरेन जो है भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ पार्लियामेंटेरियन रहे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे मुझे कुछ न कुछ सीखने को। आपका जसवंत सिंह जी के साथ खूब साथ रहा, खूब उनका सानिध्य मिला। तो मैं कुछ बातें उनके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी खूब सारी बातें होती थी। चूँकि इसमें एक एक दूसरी बात भी ये कही जाती है कि दोनों इंटेलेक्चुअल की नहीं, श्रेणी में ऐसा आते नहीं हो। ऐसा नहीं। देखो ऐसा कोई खूब क्योंकि उनका और हमारा जो गैप था वो बहुत बड़ा था, उनकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी थी। हमारा उनके प्रति एक आकर्षण था। निश्चित मैंने जैसे आपको पहले कहा जी। कि मेरे को पढ़ने में मुझे रुचि थी और उनकी इस आदत ने मुझे और मेरी जो पढ़ने की रुचि है उसको और परिष्कृत किया। वो क्या-क्या किताब पढ़ते हैं ये मेरे लिए आकर्षण का केंद्र रहता था। मैं उन्हीं पुस्तकों को खरीदने की कोशिश करता था। ठीक है? तो वो ठीक बात है। लेकिन उनमें जो चीज़ थी वो आज के सार्वजनिक जीवन से रेयर होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने झूठ बोला हो, अच्छा। कभी उन्होंने किसी से झूठा वादा किया हो। किसी भी चुनावी सभा में उन्होंने ऐसी बात नहीं कही वोट के लालच में कि जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। समय की पाबंदी, मैंने अभी तक के अपने सार्वजनिक जिनको मैं जानता हूँ, इतनी समय की पाबंदी का व्यक्ति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। आपको 10 बज के 5 मिनट का समय दिया है, तो आपको ठीक 10 बज के 5 मिनट पे मिलेंगे, ना 4 पे मिलेंगे, ना 6 पे मिलेंगे। यदि आप 6 पे गए हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसल हो जाएगा। अच्छा। इतनी उनकी वक़्त की पाबंदी और पूरा डे शेड्यूल जो था, उसमें एक-एक मिनट की इवन पब्लिक मीटिंग्स में भी वो कभी इस बात पे नहीं थे कि भई अपन सामान्य बात है, नेताजी आ रहे हैं। कस्बाई नेता भी 2-2 घंटे लेट पहुँचते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नेशनल लीडर थे। वो इस बात की पूरी एक्सरसाइज़ करते थे कि हमारे लिए किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़े। उस बात को बहुत बुरा मानते थे कि लोगों के वक़्त का भी वैल्यू है, हमारी भी वैल्यू है। दूसरा, भारत की डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी
एनवायरनमेंट या आपकी टेक्नोलॉजी, इन सब इश्यूज़ पर तो उनकी एक तरह से महारत थी। मैं आप कंपैरिज़न की बात कर रहे हो, मैं सच आपको बता रहा हूँ, एकदम आत्मा से बता रहा हूँ जी, कि जसवंत सिंह जी जैसे लोगों को हमने पॉलिटिक्स में देखा, उसके बाद से मुझे अपने आप पे एक तरह से शर्म महसूस होती है कि हमारे जैसे लोग जिनमें उनके लेवल की कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है और फिर भी हम सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हैं, तो हमारा क्या कोई दिशा, दशा, कोई क्या ऐसा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाएँगे या कोई नेशन बिल्डिंग में हमारा क्या हो जाएगा? वो लोग जो वास्तव में डिज़र्व करते थे, जिनके मन में वास्तव में देश निर्माण की भावना थी, अब तो हर कोई हमारे जैसा उठ के खड़ा होके कहता है कि हम ये फलाँ बनना चाहते हैं, फलाँ बनना चाहते हैं। ये मुझे वास्तव में ही कई बार अपने आप पर बैठे-बैठे ये आता है कि यार कैसे लोगों ने इस देश को बनाने में आधुनिक जो डेमोक्रेटिक भारत है, उसमें जसवंत सिंह जी जैसे लोग रेयर होते पब्लिक लाइफ में मैंने इस तरह का व्यक्ति नहीं देखा। उनके साथ कोई चर्चा जो आपको अब तक याद है या ऐसी जो आपको कई बार यूँ लगता है कि यार वो बहुत शानदार मीटिंग थी? बहुत से किस्से हैं, ऐसे हम लोग एक चुनाव प्रचार था, 9 का पार्लियामेंट का चुनाव था। जी, तो हम लोग बाड़मेर से निकले टुवर्ड रामसर की तरफ जा रहे थे, तो हमारे वहाँ रोडें बड़ी अच्छी रोडें हैं, लेकिन सूनी रोडें हैं, कोई ज़्यादा व्हीकल्स नहीं चलते बॉर्डर की तरफ। तो एक जो है एवढ़ का जो ग्वाला है, वो एवढ़ को क्रॉस करा रहा था। तो एवढ़ वो धीरे-धीरे क्रॉस करती है, तो गाड़ियों ने ब्रेक दे दिए। तो वो जो है टेलीफ़ोन उसके लगाया हुआ था कान पे। तो उन्होंने मारवाड़ी में कहा कि देखो अब इन खुणखणियो जो झाल्योड़ो है, ओ खुणखणियो जलाण खातर मोबाइल को उन्होंने खुणखणिया कहा। जी, ओ खुणखणिया खातर वाजपेयी जी माने एक टास्क फ़ोर्स रा चेयरमैन बनाया कि भई हिंदुस्तान ने जो है मोबाइल नेटवर्क कीकर फूक जावे, आईटी री कीकर रिवॉल्यूशन होवे, इरी एक टास्क फ़ोर्स बनार मन चेयरमैन करियो। और पॉलिसी बनाई। अब देखो छांग रगवाड़ तक वो अब आप देखो कि उन्होंने बहुत सहज वे में उसको कहा, वो उन्होंने देखा ना तो वो बड़े खुश हुए इस बात से। एक ज़माना था जब टेलीफ़ोन बेसिक टेलीफ़ोन के लिए एमपी मिनिस्टर की सिफ़ारिश से फ़ोन मिलता था, फ़ोन मिलते ही नहीं थे। जी, ये आपका जो गैस का कनेक्शन, फ़ोन ये सब के लिए और उनका कहना था कि हमने ये पॉलिसी बनाई, वाजपेयी साहब ने टास्क फ़ोर्स बना दिया। उस पॉलिसी के कारण आज थेड़ एवढ़ के ग्वाड़ तक जो है ये नेटवर्क पहुँच गया। ठीक है, तो बहुत से इस तरह से बहुत से कभी भी पब्लिक मीटिंग्स में भी बहुत सहज वे में इतनी अच्छी उनकी इंग्लिश थी, इतनी बढ़िया हिंदी भी बोलते थे, लेकिन जब राजस्थान में चुनाव प्रचार में रहते थे तो मारवाड़ी में अपनी सहज भाषा कई किस्से हैं, वो कभी और इस पे अलग से बात की जा सकती आपको मियाँ साहब पॉलिटिक्स में आए लंबा समय हो गया। आपको क्या लगता है कि आज की पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो पहले की राजनीति में हुआ करती थी या राजनेता करते थे। आजकल उधर उन राजनेताओं को जाने का मन भी नहीं होता या उनका एम कुछ और होता है। है। एक तो पब्लिक कनेक्ट पहले जो नेता का था, उसमें और आज में बहुत फ़र्क आ गया। पहले नेता जो है जीवंत लाइव पब्लिक से कनेक्ट रहता था। उसके बीच में जीवंत रिश्ते होते थे। अब धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ न कुछ एक गैप आ गया है। अब उस तरह के पब्लिक से मोहब्बत करने वाले लोग असल मायनों में जिनको मैं आपके ज़िले के ही एक लीडर हुए हैं, स्वर्गीय माणकचंद जी सुराणा, मैं उनका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपन उनकी बात करते हैं। जी, अब कितने कमिटेडली 85 वर्ष की अवस्था में वो जब यहाँ विधायक थे, हम लोग उनको देखते थे। हर समय 24 घंटे ये लिखा-पढ़ी करते रहते थे कि मेरे उस गाँव का, मेरे उस वर्कर का ये काम है। ऑफ़िसर्स को चिट्ठी लिखना, टेलीफ़ोन करना, इलाके का टूर करना, इलाके से समस्याओं को गैदर करना, फिर वापस वो करना, आने वाले व्यक्ति से बड़े प्रेम से बात करना, ऐसे बहुत से नेता फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बताया मैंने। तो लोगों में एक जो है कनेक्ट था। अब ये जो कुछ पीआर एजेंसी टाइप और ये जो हाइप क्रिएट करने के कई सारे यंत्र आ गए, लाइक सोशल मीडिया फलां-वलां, ये इन सब से जो है एक जिसको कहते हैं एक लाइव डेमोक्रेसी, एक जीवंत डेमोक्रेसी के लिए ये दूसरा दिनों-दिन लोकतंत्र में धन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है। आप देखेंगे कि बड़ी आबादी जिसके पास बहुत सारा धन नहीं है,
वो तो चुनाव की रेस पूरी रेस से बाहर हो जाता है। और बहुत थोड़े से लोग धीरे-धीरे जो है अपन लोकतंत्र के बजाय धनिक तंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक फिनोमेना है। इसके ऊपर बहुत से लोग, बहुत से पॉलिटिकल लोग भी इस पर बात कर रहे हैं। हम सबको, आपको, पत्रकार बंधुओं को, विशेष रूप से जनता को, खुद को इस लोकतंत्र को धनिक तंत्र बनने से रोकने के लिए एक बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। और ये जो जितनी थिएट्रिक्स आ गई है, जितनी नाटकीयता आ गई है, जितने थिएटर्स आ गए हैं, जितने ऐसे टूल्स जिससे एक्चुअल पब्लिक दूर होती जा रही है, तो उन टूल्स की जितनी कम मात्रा रहेगी, उतना पीपल टू पीपल पीपल और लीडर का जो कनेक्ट है, वो एकदम एक्चुअल कनेक्ट होता जाएगा। तो उससे जो है एक नेचुरल लीडरशिप, एक नेचुरल लोगों के साथ में नेता का संबंध, नेता कार्यकर्ता का एक रिश्ता, वो जो है वो दिनों-दिन स्पेस कम होता जा रहा है। उसपे हम सबको सोचने की ज़रूरत है, जनता को भी, नेताओं को भी, पॉलिटिकल पार्टियों को भी, सबको इस पे विचार करना। आपने एक शब्द काम में लिया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो चीज़ रियल सेंस में है वो दिखाती नहीं है। और धन की जो बात की आपने, धन आकर्षित करता है। और आजकल तो राजनीति में वही लोग आते हैं, उनका एम यही होता है कि हम जाकर के वहाँ बड़ी गाड़ियाँ लेंगे, बड़े बंगले बनाएँगे। वो ठीक है, उनका निजी एम हो सकता है। मैं तो आपने जब पूछा कि भई लोकतंत्र में क्या कमी आपको नज़र आ रही है, वो ठीक है, तो आप धंधा करो। फिर आपको गाड़ी और बंगला ही लेना है तो अच्छा बिज़नेस करिए, ठीक है, उसमें ज़्यादा आसानी से आ सकते हैं, वो फेयर काम है ना। पॉलिटिक्स जो है, वो जनता के लिए लड़ने का काम है, 24 घंटे का काम है। ये पर्सनल कम्फ़र्ट को बढ़ाने के लिए जो लोग आना चाहते हैं, तो उनको बराए मेहरबानी अपने पर्सनल कम्फ़र्ट को आप अच्छा बिज़नेस करिए, आप अपना अच्छा बढ़ाइए, जितने नमूने की हमें ब्रांड के नाम नहीं आते, जितने नमूने की गाड़ियाँ लाइए, जो चाहे मर्ज़ी आए। गाड़ियाँ क्यों, वो जो आता है समुद्र में क्या चलता है, याट लीजिए। तो जो कुछ आपको पर्सनल चार्टर लीजिए, उससे कोई, लेकिन पॉलिटिकल आदमी जो है, उसमें कम से कम इस तरह की खेप नहीं आनी चाहिए। सोशल मीडिया जो है, उसकी तकलीफ़ क्या है कि उसका मिसयूज़ है। सोशल सर्विस के ज़रिए लीडरशिप का निर्माण होना चाहिए, ये हमारी बड़ी ज़ोर है। सोशल मीडिया के थ्रू से जो नेता निकलेंगे, तो वो फिर ठीक है, वो सोशल मीडिया पे अपना वो हा-हू करते रहेंगे। उससे कोई ज़्यादा पब्लिक लाइफ़ को अफ़ेक्ट करके, सोशल मीडिया एक टूल हो सकता है जिसका ठीक से उपयोग हो, लेकिन बड़ी चिंता की, मैं तो आजकल सार्वजनिक प्रोग्राम्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह कहता हूँ कि एक हमारी पूरी नौजवान जो पीढ़ी है, दिन भर जो मोबाइल से चिपकी रहती है, इंस्टाग्राम, ये जो भी सारे हैं रील्स-वील्स, मैं उनके माता-पिता को भी चेताना चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी पीढ़ी डैमेज हो रही है आपकी। आप राजनीति को छोड़िए आप, भारत की जो हमसे पीछे जो पीढ़ी आ रही है, पूरी की पूरी पीढ़ी दिन में 10-10 घंटे इस पर बिता रही है। 10 घंटे तो मैं कम कह रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा, और इस पे क्या किस दिशा में जा रही है। तो ये बड़ी खतरनाक एक प्रवृत्ति हो गई। अब इसका इलाज तो हमारे पास कुछ है नहीं, हम कह ही सकते हैं कि इसका कोई रोकथाम हो तो ठीक रहे। बिहार साहब, आपको जनता ने मौका दिया प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का, तो आपकी क्या प्राथमिकताएँ रहेगी? यदि ऐसा अवसर मुझे मिलता है तो निश्चित तौर पर हमारा जो इलाका है, बेसिकली जियोग्राफिकली बड़ा चैलेंजिंग इलाका है। पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है पूरा आधी सीमा पे, और बहुत फैला हुआ इलाका है। बड़ी बेसिक्स तकलीफ़ें बहुत हैं वहाँ पर। पानी की तकलीफ़ है, 60-70 ऐसे रेवेन्यू विलेजेज हैं जहाँ पर एक डेज़र्ट नेशनल पार्क है, उसके कारण से बहुत सारी सुविधाओं पे एक तरह से कुंडली है। उसके लिए हम लेक वॉर लड़ रहे हैं, पहले से मूवमेंट भी चला रहे हैं। और शिक्षा की जो स्थितियाँ हैं कि स्कूल्स कहीं है तो टीचर्स का अभाव है, जो बेसिक नीड्स है। कुछ इलाके में पानी हो गया, लेकिन बिजली की बड़ी तकलीफ़ है। जो बेसिक सुविधाएँ जो एक सरकार दे सकती है, चिकित्सा के हालात ये है कि अब जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है, उस पे जो आदमी को पहुँचने में 150 किलोमीटर से चल के आता है, और कई बार जिला मुख्यालय पे भी सहूलियत नहीं मिलती, तो फिर उसको जोधपुर की या गुजरात की तरफ जाता है। जो बेसिकली एक सरकार का फ़र्ज़ होता है, उसमें मेरी एक कोशिश रहेगी, मैं पता नहीं कितना कामयाब हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, मुझे ऐसा अवसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में। लेकिन मेरी एक सिंसियर कोशिश रहेगी कि मैं रोज़मर्रा को जब देखते हैं, लोगों के टेलीफ़ोन आते हैं, तो उनके जब
मदद कर पाने में अपने को अक्षम पाते हैं, तो एक तकलीफ़ तो ज़रूर होती है कि 70-75 वर्ष की हमारी डेमोक्रेसी हो गई, ये बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को कुछ बेसिक सहूलियत तो मिलनी चाहिए। बाकी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जनप्रतिनिधि किसी कोई रातों-रात चेंज लेके आ जाए या बड़े सपने हम बेचें कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की भाषा मुझे आती नहीं है। कि जो कुछ बन पड़ेगा, जो कुछ हमारे हाथ में होगा, जैसी क्षमता यदि मौका मिला तो। आपकी विधानसभा की यदि बात करें, तो आपको लगता है कि अब तक ये काम तो हो जाने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं हुए? नहीं, मैं उन लोगों में तो नहीं हूँ जो ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। 75 साल बाद पहले तो कुछ नहीं था। लाइट्स नहीं थी, बिल्कुल सड़कें नहीं थी, पानी की बिल्कुल सहूलियत नहीं थी। तो इस दिशा में कुछ जनप्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया। हमारे एक 93 से 98 में एमएलए रहे थे हरि सिंह जी सोढ़ा, उन्होंने उसमें वाटर स्कीम्स को लेके बहुत अच्छा काम किया। 3 से 8 जालम सिंह जी रहे, उनका भी अच्छा रहा। फिर मानवेंद्र सिंह जी आए, सबने उन्होंने बिजली में 18-20 जो है जीएसएस सैंक्शन करवा दिए। सबने कुछ न कुछ जो है ये पिछले 15-20 सालों में बड़ा योगदान दिया है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, चैलेंजेज़ रहते हैं, प्लस क्या है कि डेडिकेटेडली कमिटेड होकर के प्लान पंचायत वाइज़ करके, इलाके वाइज़ करके और वो जो करने की छोटी-मोटी अभाव रही है, तो उस सब अभाव को यदि तरीके से कोई भी व्यक्ति कमिटेड वर्कर के नाते यदि आएगा और फ़ोकस होकर के लगेगा, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो है वो हल हो सकती। आपके अभी भी संबंध प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बहुत अच्छे संबंध हैं, जिसमें भाजपा के अलावा दूसरे नेताओं से भी है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में अभी जो वॉर चल रहा है, ये विशेष सत्र जो चल रहा है, इसमें जो महिला आरक्षण आया है, इस पर सोनिया गांधी कह रही है तो मेरे पति राजीव गांधी लेकर आए थे, और इधर ये कह रही है। तो वास्तविकता क्या है इसमें? पॉलिटिकल लोगों का ये बड़ी बीमारी रहती है कि उनको लगता है कि कोई ये श्रेय लेके चला जाएगा तो हम भी अपना इसमें टांग रखें। अ, महिला आरक्षण को लेकर के पहले प्रयास हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। वाजपेयी जी के ज़माने में एनडीए फर्स्ट के टाइम में तो पार्लियामेंट में ही आ गया, फिर यूपी में भी आया, लेकिन हुआ नहीं। इस सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने देखा कोई भी चीज़ यदि तय कर लेती थी, हो जाता है। ये आप देखते हैं। जब तक हो नहीं कोई बात, बात चलाने को तो क्या है मान लो, आज मैं अभी कह दूँ कि साहब हम जो है शिव में ये बन जाएँगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे, उससे मतलब नहीं। जो काम को इम्प्लीमेंट कर दे, श्रेय तो जनता उसको देती है। महिलाओं की जो हमारी आधी आबादी है, इस आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने का ये बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप है। भारत के लोकतंत्र में महिलाएँ जो है, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाने की दिशा में जब तक आपकी आधी आबादी जो है लोकतंत्र में भागीदारी नहीं बनेगी, तो फिर लोकतंत्र बेईमानी जैसा है। तो ये बड़ा कदम है, इसके लिए बड़ा साहस और जो आप मानते हो बृजमोहन जी कि हमारा जो समाज है, वो आज भी पुरुष प्रधान समाज है, जी। पुरुषवादी मानसिकता का है। तो वो सहज नहीं है इस बात को लेकर के और विशेष रूप से पॉलिटिकल मैं तो बात अभी 2-3 दिन से बहुत से लोग मिलते हैं कि साहब ये क्या कर रहे हैं? बड़ी असहजता रहती है। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस सरकार ने इतना बोल्ड स्टेप आगे ले लिया, ठीक है? तो ये तो निश्चित रूप से पूरा होगा। इसमें सारे दल सहमत हैं। अब ठीक है, सब दल अपना कहेंगे कि साहब हमने भी सोचा था। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप फॉरेन पॉलिसी के बड़े अच्छे जानकार अरे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने ऐसे कौन से काम किए? देखो मैं कोई फ़ॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी छोटी-मोटी रुचि पढ़ने की ऐसी है। इस नाते मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि देखो, हमारे जो अभी इस पिछले 10 सालों में, जी। पहले कार्यकाल में सुषमा जी विदेश मंत्री थी। सुषमा जी एक सक्रिय विदेश मंत्री थी। सुषमा जी में भारत की एक सांस्कृतिक छवि थी विदेश मंत्री के नाते और उन्होंने भारत को रिप्रेज़ेंट किया और अब एक ऐसे व्यक्ति जो जिनका विदेश मंत्रालय का लंबा अनुभव है, जो विदेश मंत्रालय के सर्विस के ही अधिकारी हैं और जिनको बड़ी चैलेंजिंग पोस्टों पे जो रहे हैं, जयशंकर साहब और प्रधानमंत्री की जो फ़ारसाइटेडनेस है। आपने अभी जी20 देखा? जी। जी20 को जिस तरह से भारत ने लीडरशिप दी है, तो प्रधानमंत्री का विज़न इस देश में 2-3 प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी को बहुत समृद्ध किया।
अटल जी और मोदी जी उसमें सिरमौर हैं। और 10 सालों में हमारे प्राइम मिनिस्टर का आप दुनिया के किसी कोने में जाने पर और भारतीय पासपोर्ट की जो वैल्यू बढ़ी है, उसको आप देखिए। भारतीय होने की जो वैल्यू बढ़ी है, वो देखिए। रेस्पेक्ट जो बढ़ा है। रेस्पेक्ट जो बढ़ा है। तो किसी भी अच्छी देश के विदेश नीति का जो चुनौती है वो ये है कि मित्रों की संख्या आप बढ़ाइए, शत्रुओं की संख्या को कम करिए और यदि आपके शत्रु हैं कोई तो उनको बहुत तरीके से निपटिए। ये विदेश नीति की बहुत सरलीकृत चुनौतियां में तो भारत जो है इस चुनौती को पार पाने में मित्रों की संख्या हमारी बढ़ी है, चाहे वो अरब वर्ल्ड हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो, सब जगह हमारे दोस्तों की संख्या में इजाफा हुआ है। जो दोस्ती पहले थी उससे ज़्यादा मजबूत हुई है। आज जो है सब लोग ये बात करने लग गए कि यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल है उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत आना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, एक आध देश को छोड़ करके, ठीक है। सब लोग इस बात पे एक सुर में हैं कि भारत जैसे जो है मजबूत देश को सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए। स्थायी ये सदस्यता इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ये एक बड़े माइलस्टोन्स होते हैं। फिर हमारा जो उनसे तिजारती रिश्ते हैं, ट्रेड के संबंध है, तो ट्रेड के संबंध भी तभी बढ़ते हैं जब जो है विदेशी संबंध हमारे ठीक हो उन मुल्कों के साथ में। विदेश नीति एक तरह से किसी भी मुल्क को आगे ले जाने का बहुत मजबूत टूल होता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार यदि विदेश नीति को बहुत ढंग से हैंडल कर लेती है, तो देश के नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक, हर तरह के हालात को बदलने का विदेश नीति में क्षमता होती है। आप देखते हैं ऐसा व्यक्ति जैसे मान लो अपन घर पड़ोस में, किसी कॉलोनी में ऐसा व्यक्ति जो सारे पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखता हो, तो निश्चित तौर पे उसकी प्रोग्रेस और कुछ नहीं तो दुआ देंगे कि यार अच्छा पड़ोसी है, बहुत अच्छा पड़ोसी, भगवान करे इसका अच्छा हो। तो कोई भी मुल्क यदि अपने रिश्ते आसपास के लोगों से अच्छे कर, हमारे जो बड़े चैलेंज है पड़ोस में, आप देख लीजिए पाकिस्तान के यदि 10 साल में किसी भी तरह की कोई टेररिज्म की कोई इस तरह के इंसिडेंट नहीं कर पाया। तो जो जिस भाषा में समझता था, माइट की भाषा में समझने वालों से हमने माइट की भाषा में बात की, डिप्लोमेसी की भाषा में जो समझते थे उनसे। तो निश्चित तौर पर ये 10 साल जो है, ये एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी जो प्रिंट है वो भारत की विदेश नीति के लंबे कालखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार साहब, एक आर्थिक आधार पर आरक्षण ईडब्ल्यूएस प्रदेश और देश स्तर पर इसकी खूब डिमांड रही। इसका जो मूवमेंट रहा, आपकी अहम भूमिका रही है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं, हमारे साथी लोग थे, सुरेंद्र सिंह जी, यशवर्धन जी और भी पूरी एक टीम थी। जी। तो सब लोगों का एक विचार बना कि 2015, 14-15 एक ऐसा कालखंड आ गया जब इस रिजर्वेशन पे सभी लोगों ने बात करना लगभग बंद कर दिया। और उससे पहले खूब पॉपुलर मूवमेंट्स चले, सामाजिक न्याय मंच का चला और लोग अलग-अलग जातियों के भी कई मूवमेंट्स चले। राजस्थान में ये डिमांड्स लगातार उठती रही कि जो वंचित लोग हैं उनको मिलना चाहिए। तो हम सब लोग बैठे, इस 2 एंगल से हमने सोचा कि निश्चित तौर पर ये जो वंचित वर्ग है बाकी, इसमें बड़ा गरीब तबका पैदा हो गया। उस गरीब तबके के मन में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है जो रिजर्व क्लास है उसके खिलाफ, आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ। इसका हल क्या हो सकता है? तो हल ये हो सकता है कि भई उनको भी, जो नीडी लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, उनको एक विशेष सहयोग की ज़रूरत है। इस बात को लेके हमने एक मूवमेंट चलाने की मुहिम छेड़ी और बेसिकली ये बात चली कि भई ये चूँकि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में पहले से उसको डाल रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी, सपा बसपा इन लोगों ने भी, और लागू जनता कोई दल नहीं कर रहा लागू था। कोई नहीं कर रहा था। लगातार ये बात चलती आ रही थी। जी। तो उस बात को हमने तरीके से वापस सिरे से खड़ा किया और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे खड़ा करने के बाद भी पार्लियामेंट में एक मुद्दा बना। उसके बाद में उसमें तत्कालीन जो मिनिस्टर थे, थावरचंद जी गहलोत, उन्होंने इस इश्यू को लिया और उसके बाद में सरकार जो है इस पर एक निर्णायक नतीजे पे आई 18 के चुनाव से पहले। और जो हमारी जैसी मंशा थी, उसी रूप में ये हो गया। तो हमें बहुत कई बार खुशी होती है जब लड़के ये कहते हैं कि साहब हम ईडब्ल्यूएस की वजह से हमारी नौकरी लग गई। तो हमको लगता है कि कहीं 0.1% जो है हम भी इसके घर में चूल्हा जलने में जो है जिम्मे बड़ी सैटिस्फैक्शन होती है कि आप कोई एक पॉलिसी
का जो डिसीजन हुआ उसमें आपका कोई, और सबसे अच्छी, उससे भी अच्छी बात ये हो गई कि जो रिजर्व नॉन रिजर्व क्लास की जो एक डिबेट चलती थी नौजवानों के बीच में, वो खत्म हो गई। आज कोई नॉन रिजर्व क्लासेज नहीं है भारत में, सब लोग रिजर्व कैटेगरी में। तो अब जो ये कोई बात ये करता हो साहब ये तो आरक्षित है, फलां है, ये गैर आरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब लोग हो गए जो ज़रूरतमंद हैं। तो इस तरह जी। से तो ये हमें बड़ी आंतरिक सैटिस्फैक्शन है, लेकिन हमारा योगदान जो है इसमें बहुत छोटा-सा है, इसको मैं ईमानदारी से स्वीकार। जी। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आपके लाइफ़ की राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में एक बड़ी सफलता आई? निश्चित ही, मैं बड़ा आंतरिक रूप से इस बात को सैटिस्फैक्शन न केवल मैं करता हूँ, हमारे जो साथी लोग इस मुहिम के पार्ट थे, वो सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं कि ईश्वर ने हमारे से एक ठीक मुहिम इस दिशा में हम चला पाए, और उससे इतना बड़ा जो है फैसला हमारे कारण से ही हुआ ऐसा नहीं, लेकिन हमने भी इस पे बात की। बहुत लोगों ने बात की, उसमें से हम भी थे। राजनीतिक क्षेत्र में मेरा अंतिम सवाल, मोदी सरकार के ऐसे कौन से 3 अच्छे काम आपको जो लगते हैं कि बहुत अच्छे किए हैं? देखिए, इकोनॉमी के क्षेत्र में बड़ी रिफ़ॉर्म्स इन्होंने करी। टैक्सेशन के ले लो और तरह के रिफ़ॉर्म्स ले लो। आज हमारी इकोनॉमी डे बाय डे जो है मज़बूत होती जा रही है, और इसमें उन्होंने बिना जो है अनपॉपुलैरिटी की परवाह किए ऐसे बोल्ड स्टेप्स लिए। दूसरी, हमने विदेश नीति की अभी चर्चा करी। तीसरा, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी और सब चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए जो इंफ्रा का क्षेत्र है, इंफ्रा के क्षेत्र में आप देखिए सड़कों के आपके अभी बीकानेर के आस-पास चारों तरफ से जो भारतमाला का जाल बिछ रहा है, पूरे मुल्क के अंदर आप घूमते रहते हैं, हम भी घूमते रहते हैं। हमारे एयरपोर्ट्स के जो हालात हैं, आप देखिए जहाँ भी जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन हमारे एयरपोर्ट्स के मुकाबले हो रहे हैं, ठीक है। रेलवे का जो है मॉडर्नाइज़ेशन, आज़ाद भारत में पहली बार जो है विदेशों के जैसी ट्रेन हमारे यहाँ वंदे भारत चालू हो गई। इसी तरह से आप देखिए कि कश्मीर के अंदर धारा 370 छोटा इश्यू नहीं था, बहुत बड़ा इश्यू था। इसको जिस तरह से उन्होंने निर्णायक ढंग से सॉल्यूशन दिया है। जी। तो हर एस्पेक्ट से सरकार ने, चाहे किसानों के बहबूदी का मामला हो, नौजवान की भलाई का मामला हो, रोजगार के क्षेत्र में, हर दिशा में जिस तरह से सरकार ने एक ऐसे कदम जिनसे आगे जाकर के अच्छे नतीजे धीरे-धीरे आने शुरू हो गए। तो और उस सरकार, किसी भी सरकार का पास फेल चुनाव होता है। तो जो स्टेप्स हैं उन पे जनता बार-बार मोहर लगाती जा रही है, और 24 में फिर मोहर लगाएगी। तो जनता सब समझती है, हम उसको समझते हैं कि वो भोली नहीं, बड़ी सोच समझ के सरकारें चुनती है। मैं आपके निजी जीवन पर आऊँगा। आपका बचपन कैसा रहा? जैसा एक सामान्य गाँव के बच्चे का होता है, मैं कोई बहुत ज़्यादा शरारती भी नहीं था, लेकिन सीधा भी नहीं था। सुविधाएँ अ, खूब थी? सुविधाओं का जब हमारे जो बचपन है इसमें सुविधाओं की हमें कोई ज़्यादा समझ नहीं थी, असुविधा कुछ नहीं थी। जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली होती है ऐसी हमारी परिवार था। खेती-बाड़ी थी, मेरे पिताजी खेती करते हैं, पशुधन भी हम लोग रखते हैं। मेरे दादाजी जो है पहले फ़ौज में थे, फिर से उसमें आगे एजुकेशन महकमे में, मेरे चाचा जी एजुकेशन महकमे से अभी रिटायर हुए हैं। तो ठीक-ठाक पढ़ा-लिखा परिवार था, तो हमें कोई असुविधा नहीं थी, और ऐसी कोई, हम जो गाँव के बच्चे थे सब एक जैसे ही वो थे, तो कोई ऐसी कोई विशेष हमारी माँग भी नहीं थी। स्कूल जाना, खेलना, मस्ती करना, इस तरह के कोई, सब जो गाँव के लोग थे उनका सबका एक जैसा बचपन था। तो असुविधा जैसी कुछ हमें कोई चीज़ की ज़्यादा तलब भी नहीं थी, और कोई जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मिल जाती। तो आपके परिवार से राजनीति में है कोई पहले से? नहीं, नहीं, कोई वो पसंद भी नहीं करता कोई इस बात को, राजनीति को। सब नौकरी-पेशा लोग हैं। मेरा एक भाई है जो वो पटवारी है, बाकी लोग पढ़ रहे हैं, और मेरे जो श्रीमती जी है वो शिक्षा विभाग में टीचर है। मेरे चाचा जी, जैसे मैंने आपको कहा, अभी रिटायर हुए हैं। जी। तो सब लोग एक जैसा मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि भई पढ़ना-लिखना है और अपना रोज़गार करना है, खेती-बाड़ी है, ऐसा कोई राजनीतिक रुझान का कोई हमारे। तो आपने कहा कि मेरे परिवार में राजनीति को पसंद नहीं करते। आपको स्वीकार कर लिया उन्होंने? नहीं, नहीं, उनको ये लगता ही है, मेरे को स्वीकार-अस्वीकार की बात नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये कोई करने लायक काम तो है नहीं, जिसमें कोई ऐसा होता है, मिडिल क्लास फैमिली की एक डिमांड रहती है कि भी पढ़ लिख करके और कुछ पैसा कमाए, और महीने उससे घर में आते रहे। महीने के घर में आता रहे,
ठीक है। और फिर डे टू डे की जो लाइफ़ होती है, कि भई समय से घर आना, समय पे अपना सब कुछ करना, या पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, तो उस पारिवारिक कार्यक्रमों में एकदम प्रॉपर सब जगह हाज़िरी करना, ये एक सामान्य एक जो पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का, वो कोई गलत नहीं है। जी, और जब राजनीतिक जीवन के इस तरह के प्रेशर होते हैं कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, और तो उनको लगता है कि ये किस इसमें पड़ गया है, क्या है? ये नेचुरल सी बात है। नॉन पॉलिटिकल फैमिली में इस तरह से हो सबके साथ ही होता है, हमारे जैसे जो नौजवान पॉलिटिकल वर्कर जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स अपने परिवार में करते हैं। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई? मैंने एमए करी पॉलिटिकल साइंस में। वहीं बाड़मेर से? नहीं, मैंने जोधपुर से किया, एमए मैंने जयपुर से की, राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो बिहार साहब आप आज हमारे यहाँ पधारे, मैं चाहता हूँ कि आप हमें ऐसे ही समय देते रहेंगे और मैं शुभकामनाओं सहित आपको कहूँगा कि आप प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे, उसके बाद मैं आपसे समय लूँ। आप हमारे यहाँ धन्यवाद। पधारे, बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।